नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हॉट सीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। तो हॉट सीट में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट की। फैजाबाद लोकसभा सीट भारतीय राजनीति में काफी अहम रोल अदा करती है। इस सीट से कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे और संसद तक पहुंचे। तो लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। खासतौर पर 20 मई को फैजाबाद लोकसभा के चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और जब से भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, तब से देश दुनिया में जितनी चर्चा राम मंदिर की हुई है, उतनी ही चर्चा फैजाबाद लोकसभा सीट को लेकर भी अब होने लगी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए फैजाबाद के राजनीतिक समीकरण को भी जान लेते हैं कि राजनीतिक समीकरण, सियासी समीकरण क्या इशारा कर रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। तो फैजाबाद लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है, लेकिन अब चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में फैजाबाद की हो रही है, प्रयागराज की हो रही है, राम मंदिर की हो रही है। तो कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे, कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देंगे, डेटा आपके सामने रखेंगे। तो फैजाबाद लोकसभा सीट से कौन कब सांसद रहा, इस सीट से एसपी के मित्रसेन यादव 1998-1999 तक सांसद रहे और इसी तरह बीजेपी के विनय कटियार 1999 से 2004 तक सांसद रहे। 2004 में बीएसपी मित्रसेन यादव ने जीत हासिल की। वहीं जिसके बाद साल 2019 की बात करें तो कांग्रेस के निर्मल खत्री ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। वहीं साल 2014 की बात करना बेहद जरूरी है। तो साल 2014 में बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू यादव ने जीत हासिल की, जिसके बाद 2019 में भी जीत हासिल कर वे लगातार 2 बार सांसद रहे। तो मित्रसेन यादव बीएसपी से रहे, उन्होंने जीत हासिल की 2009 से लेकर 2014 तक का डेटा। डॉक्टर निर्मल खत्री कांग्रेस से रहे, जीत हासिल उन्होंने की। तो कौन कब कब सांसद रहा, ये डेटा आपको बता रहे हैं। लल्लू सिंह बीजेपी से 2014 से 2019 तक, लेकिन 2019 की बात करें स्पेसिफिक तौर पर तो 2019 के बाद थोड़ा स्थितियां बदली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एक बार फिर से लल्लू सिंह मैदान में उतरे और उन्होंने जीत हासिल की। तो स्थितियां जरूर बदली थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी कम किया गया और स्वाभाविक है कि आज 2024 का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ है। इसके पीछे एक वजह यह है, एक फैक्टर यह है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा, उसका ऑरा, उसका दायरा इतना बड़ा है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं सोच समझकर दांव पेच आजमा रहा है। तो अब आपको फैजाबाद लोकसभा सीट पर 18,21,000 से जो ज्यादा वोटर हैं उसका भी डेटा आपको बताते हैं, ताकि और सटीकता से आप समझ पाएं। तो फैजाबाद लोकसभा सीट का जो वोटरों का गणित है वो भी आपको बता रहे हैं। तो 18,21,785 कुल मिला के वोटर और इनमें 9,73,904 पुरुष वोटर हैं, जिसमें से इसके इतर बात करें तो 8,47,824 महिला मतदाता शामिल है। आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, तो इस वॉल के जरिए आप समझिए, इस आंकड़े को समझिए। तो वोटर्स का अपना आंकड़ा देखा आपने, डाटा देखा, और इससे पहले हमने आपको बताया 2009 का आंकड़ा, 2014 का आंकड़ा, 2019 का आंकड़ा, और इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का जो समीकरण है वो कितना बदला हुआ है। तो फैजाबाद लोकसभा सीट पर कांटेदार मुकाबला रहा था। बीजेपी की तरफ से कई बार विधायक रहे और दिग्गज नेता लल्लू सिंह और समाजवादी पार्टी की तरफ से आनंद सेन यादव मैदान में थे। तो आनंद पूर्व सांसद मित्रसेन यादव के बेटे हैं। लल्लू सिंह को इस चुनाव में 5,29,021 वोट मिले, जबकि आनंद सेन को 4,63,544 वोट आए। यहां पर मुकाबला अंत तक रोमांचक बना रहा। लल्लू सिंह की बात करें तो 65,477 मतों के अंतर से ये कड़ा मुकाबला जीत लिया। हालांकि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें इतना मार्जिन थोड़ा बहुत चौंकाने वाला जरूर हो सकता है, लेकिन पार्टीज कहीं ना कहीं विनेबिलिटी फैक्टर को देखती हैं कि जीत का मार्जिन कितना बड़ा है, यहां पर पार्टीज का वोट बैंक कितना है।
तो अब साल 2014 का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ये सीट अपने नाम कर ली थी। तो पूर्व विधायक और बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह ने बीजेपी से टिकट लिया था और सपा के प्रत्याशी मित्रसेन यादव को 2,82,775 मतों के अंतर से हराया था। जबकि 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में लल्लू सिंह उनके बेटे आनंद सेन को हराया था। और बीएसपी से किसने टिकट ली थी, कितने वोट मिले थे, ये भी डेटा आपको बता रहे हैं। तो डॉक्टर निर्मल खत्री कांग्रेस से टिकट लिया था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। लल्लू सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1,29,917 वोट डॉक्टर निर्मल खत्री को मिले थे। लल्लू सिंह की बात करें, बीजेपी से टिकट लिया था, 4,91,761 वोट मिले और जीत हासिल की, सदन पहुंचे। चौदह का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जीत दर्ज की, 2019 में भी जीत दर्ज की। तो 2014 में लल्लू सिंह को टिकट दिया, उन्होंने जीत हासिल की, 4,91,761 वोट उनको मिले। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के पैटर्न को देखते हुए और विनेबिलिटी चांस को देखते हुए लल्लू सिंह को ही टिकट दिया और 2019 में भी वो सीट को जीत गए। तो जैसा कि आज हम फैजाबाद लोकसभा सीट को लेकर चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि यहां 2024 का सियासी समीकरण क्या इशारा कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है। 2019 और 2014 में लल्लू सिंह ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल जरूर की थी, लेकिन 2024 के सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं, क्या आज वही स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी स्थितियों के हिसाब से किस रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई बहुत बड़ी है। सीधा रुख कर लेते हैं, इसी सीट को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट, यूपी संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी और हमारे साथ सुमन गुप्ता जी जुड़ गई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। सुमन गुप्ता जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। फैजाबाद लोकसभा सीट का आकलन आप किस तरीके से कर पा रही है? 2024 का सियासी समीकरण कितना बदला सा नजर आ रहा है 2019 की अपेक्षाकृत? जी, 2024 का जो ये सियासी समीकरण है 2019 में और 2014 आप कह सकते हैं। 2014 की स्थिति एक अलग थी, 2019 की स्थिति अलग है और 2024 की स्थिति भी अलग है। अलग इस मायने में मैं कहती हूँ कि 2014 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस भी अलग लड़ी थी और 19 में भी कांग्रेस अलग लड़ी थी जी। 19 में लेकिन सपा और बसपा का समझौता था, जहां एक तरफ लल्लू सिंह लड़ रहे थे, वहीं पर सपा बसपा का कैंडिडेट था। लेकिन इस बार कांग्रेस से निर्मल खत्री नहीं लड़ रहे, क्योंकि ये गठबंधन में ये सीट समाजवादी पार्टी को आई है और समाजवादी पार्टी से जो विधायक रहे हैं मिल्कीपुर के, पहले वो सोवल सीट होती थी, वो लगातार जो है 8-9 बार के विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दो प्रमुख कैंडिडेट कह सकते हैं, वैसे तो बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है और वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता नेता थे जो पड़ोसी जनपद के थे और वो आकर के अब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब अगर समीकरण इन्हीं के इर्द गिर्द कुल मिलाकर के घूमते हैं, इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मित्रसेन यादव 1989 में जिन्होंने जब 1989 को मैं वो टर्निंग पॉइंट मानती हूँ कि जब हिंदुस्तान की राजनीति एक तरीके से बदल गई और वो अयोध्या एक धुरी हो गया उसका, उस समय मित्रसेन यादव जो है यहाँ चुनाव जीते थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट थे। तो
ऐसी स्थिति में आज हम देख रहे हैं कि 2024 में उनके एक पुत्र जो पहले पुलिस सेवा में होते थे, इसके पहले जो 2019 का चुनाव लड़ा था तो वो आनंद सेन ने लड़ा था, और आनंद सेन जो है सपा बसपा गठबंधन के जो है वो प्रत्याशी थे। इस बार जो मित्रसेन यादव के दूसरे पुत्र हैं जो पुलिस सेवा में थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पे। तो जहां तक 2024 का सवाल है, निश्चित रूप से 2014, 2019 और हर चुनाव अपने आप में एक अलग तरीके का चुनाव होता है। जी जी, चलिए ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। प्रदीप विश्वकर्मा जी, आपका आकलन क्या है? क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी के हिस्से में ये सीट है, कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और कुछ छोटे मोटे जो घटक दल हैं वो भी इस बार एनडीए के साथ कुछ हैं तो कुछ इंडिया अलायंस के साथ हैं। तस्वीर क्या आप देख पा रहे हैं मोटी तौर पर? बीजेपी के पक्ष में क्या फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, इंडिया अलायंस के पक्ष में क्या फैक्टर दिखाई दे रहे हैं? यस, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये सीट जो है। इस पर पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें लगी है, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जहां पर राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या है फैजाबाद के बाद। तो यहाँ जिस पर पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, तो ये सीट तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर ये सीट हारे तो पूरे देश में एक गलत मैसेज जाएगा। लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है, कोई इतना आसान काम नहीं होगा। जो पिछली बार चुनाव जीते, 2 बार से लल्लू सिंह चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस बार इतना आसान काम नहीं होगा। और हम बता दें कि फैजाबाद एक ऐसी सीट है जिसने सभी को मौका दिया है, कोई ऐसा नहीं है जिसको मौका ना दिया हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सबको मौका दिया है इस फैजाबाद की सीट ने। यहाँ से विनय कटियार भारतीय जनता पार्टी के वो जीतते रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी जीतते रहे हैं और कांग्रेस के निर्मल खत्री भी जीतते यहाँ से रहे हैं। तो अब लेकिन जो दिलचस्प मुकाबला है वो 2 लोगों के बीच में है। लल्लू सिंह हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी बनारस से हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे लल्लू सिंह यहाँ से भी हैट्रिक मारने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में उन्होंने अच्छे मार्जिन से जीता था, 2019 में उनका मार्जिन कम हुआ, 64,000 सीटों से मात्र वो चुनाव जीत पाए। और इस बार लड़ाई काफी टफ है क्योंकि अवधेश कुमार जी जो कि दलित वर्ग से आते हैं और इस सीट पर दलित और पिछड़ा काफी भारी मात्रा में है। ऐसे में लल्लू सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है बहुजन समाज पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से ब्राह्मण उम्मीदवार दिया है, तो और हम जानते हैं कि सवर्ण वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? ये एक अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती बहुजन समाज पार्टी तो जो 25 से 30% मुस्लिम है वो शायद समाजवादी पार्टी का टिकट काटते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बसपा सुप्रीमो ने यहाँ से दलित वोट ना तो दलित उम्मीदवार दिया है ना ही अल्पसंख्यक उम्मीदवार दिया है, उन्होंने यहाँ से ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है। ऐसे में वो अगर वोट काटेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेगा। अवधेश जी 6-7 बार के विधायक रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कई बार, तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। लल्लू सिंह क्या हैट्रिक लगा पाएंगे या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है वो इनसे ये सीट नहीं पाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखा प्रदीप विश्वकर्मा जी, इसी को लेकर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। सुमन गुप्ता जी, आपका आंकलन क्या कह रहा है? क्या बीएसपी का कैंडिडेट यहां पर वोट कटवा की भूमिका निभाएगा और इसका नुकसान क्या बीजेपी को हो सकता है या फिर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को? आपका आंकलन क्या है, क्या कैलकुलेशन है आपकी? ऐसा है कि बीएसपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट जरूर उतारा है और वो कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं, लेकिन इस समय जिस तरीके का पिछले दिनों बीएसपी जिस तरीके से बीएसपी को लेकर के लोगों में जो आम जन में एक भावना है कि इसमें लोगों को ये लग रहा है कि जो भी प्लस माइनस होगा वो बीजेपी और कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बीच में मुख्य लड़ाई होगी। और बसपा को जो आप कह रहे हैं ओटकटवा पार्टी के रूप में, तो ओटकटवा पार्टी नहीं बल्कि मैं कह सकती हूँ बसपा के जो अपने वोट हैं वो निश्चित रूप से वो उनको मिलेंगे। लेकिन जहां तक सवर्ण का सवाल है,
उस समय बसपा और सपा के साथ जाता है जी। ज्यादातर मामलों में। जब हम देखते हैं कि उसके पास भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसा कोई विकल्प नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं मान पा रही हूँ कि सवर्णों में जो ब्राह्मणों का कोई वोट है वो बहुत ज्यादा कहीं बसपा के साथ चला जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी। प्रदीप जी, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा है, किस तरीके से भव्य कार्यक्रम किया गया और यहां पर जो देश दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं इस अयोध्या की सरजमी पर आए, सभी ने देखा किस तरीके से इवेंट हुआ, सभी ने देखा, इसका कितना प्रभाव आप देख पा रहे हैं? तो क्या हम ये ताल ठोक कर कह सकते हैं कि बीजेपी आराम से बिना किसी शक शोभा की ये सीट आराम से निकाल लेगी? देखिए, इसमें दो चीजें, पहले सुमन जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक बात कही, हम उनकी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। लेकिन सुमन जी को एक बात समझना, हमको एक बात समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां पर अति जातिवादिता है, जो हर व्यक्ति अपनी जाति को ज्यादा पसंद करता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो वैश्य हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो। तो जब उसमें कोई शक नहीं है कि विनिंग कैंडिडेट नहीं है बसपा का, और इसीलिए ब्राह्मण यहाँ पर शायद कम आए, लेकिन जितने भी आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि पूरा सवर्ण इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसीलिए कांग्रेस लगातार पिछड़े का कार्ड खेल रही है और जाति जनगणना की बात कर रही है। तो क्या यहाँ पर जातीय जनगणना और उनका जो 50% का कोटा रिजर्व है उसको आगे बढ़ाने की जो कांग्रेस बात कर रही है वो चलेगा मुद्दा यहाँ पर, या राम मंदिर? क्योंकि राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। और लगातार लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और देश दुनिया के लोग यहाँ पर जुटे थे, पूरे दुनिया में इसका नाम हुआ है, धुरी बन गई है। 89 से ही ये फैजाबाद और अयोध्या की सीट धुरी बनी हुई है, लेकिन 89 में और अब में काफी अंतर आ गया है। देखिए, जब 89 की बात करें तो एक मस्जिद के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जो अब धराशायी हो चुकी है, मंदिर बन चुका है। तो लोगों को लगता है कि मंदिर एक बन गया, अब क्या है, मंदिर उनको बनना था, मंदिर बन गया है। तो क्या लोग सेटिस्फाइड हो गए हैं? क्या अब लोग इसको मुद्दा नहीं मानेंगे? या सबसे बड़ी बात है कि अब वो एक जो सेटिस्फैक्शन का एक उनके पे आ रहा है कि नहीं, मंदिर बन गया, बहुत बड़ी बात हो गई है। तो अगर जितनी भी जीत होगी, बम्पर जीत होगी हम कह सकते हैं, अगर मंदिर का कार्ड चला तो इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों के वोट से लल्लू सिंह जीतेंगे और एक बार हैट्रिक लगाएंगे। और अगर मंदिर मुद्दा उतना ना चला तो और जाति जनगणना या हम कहें कि जो कोटा को बढ़ाने की बात की जा रही, ये मुद्दा अगर चला, प्रदीप जी, चूंकि आप भी भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान लगातार रिपोर्टिंग वहां से करते रहे, हम इसको लेकर लगातार चर्चा भी करते रहे, जो वहां पर जो लोग इकोनॉमी की बात करते रहे कि भाई एक जो मंदिर होता है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अब बूस्ट करने का काम कर रहा है। वहां पर डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं, जो एक 31,000 करोड़ का एक खाका यूपी सरकार लगातार बात रख रही है, पेश कर रही है कि भाई 31,000 करोड़ के यहाँ पर काम चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, अयोध्या पर पूरा फोकस है, धार्मिक नगरी के तौर पर यह उभरा है, इकोनॉमी की बात हो रही है, आपने लगातार रिपोर्टिंग की है। तो क्या ये मान सकते हैं कि आसानी से बीजेपी यहां से जीत जाएगी? देखिए, दो चीजें हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि केंद्र सरकार ने भी काफी बजट दिया, यहाँ पर लाखों करोड़ का बजट था, और राज्य सरकार ने भी 31,000 करोड़ का बजट दिया। डेवलपमेंट की बात करें, कोई शक नहीं है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, मार्केट चौड़ी हुई है, जो रोड थी, जो मंदिर तक रोड जाती थी उसका चौड़ीकरण किया गया है, और काफी सारी चीजें यहाँ पर डेवलप की गई हैं। तो विकास की बात करें तो विकास, इसमें कोई शक नहीं है कि इस जगह का अच्छा विकास हुआ है, और यही कारण है कि लल्लू सिंह लगातार मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, योगी जी के मॉडल पर वोट मांग रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कई फैक्टर उनके पास में है। एक, योगी जी का शासन जो माफिया मुक्ति की बात कर रहे हैं, और तमाम सारे माफिया धराशायी भी हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और जो डेवलपमेंट है, जो सड़कें बनी है, एक्सप्रेस वे बने हैं, उनकी बात कर रहे हैं, और इन सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी का चेहरा और राम मंदिर का मुद्दा, ये ऐसी चीज है जो भारतीय जनता पार्टी को काफी बढ़त दिला सकता है। लेकिन सवाल वही है कि कौन सा मुद्दा चलेगा, क्या राम मंदिर का मुद्दा चलेगा या जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं वो चलेगा? दो में से जो भी मुद्दा चलेगा वो उस आदमी को बम्पर जीत दिलाएगा।
दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि निर्मल खत्री जो चुनाव लड़े थे 2009 में जीते थे, उसके बाद से चुनाव हारे तो तब भी लाखों वोट उनको मिलते थे, वो सक्रिय नहीं है, शायद उनकी तबीयत नासाज है। तो क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो आएंगे सपा के सपोर्ट में, क्योंकि गठबंधन है दोनों का। और इसलिए देखना होगा, बहुत दिलचस्प चुनाव है इस फैजाबाद सीट का और बहुत ही रोचक चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है सुमन जी, एक छोटा सा कमेंट मैं इस पर चाहूंगा, क्योंकि आप क्या ये मानकर चल रही हैं कि बीएसपी ने जो एकला चलो की नीति अपनाई है उससे इंडी अलायंस को नुकसान होने वाला है, या फिर कहें कि बीजेपी की राहें आसान कर दी हैं एकला चलो की नीति बीएसपी ने अपनाकर? हाँ, निश्चित रूप से इसमें फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को ही मेरा ख्याल है मिलेगा, क्योंकि पिछले इलेक्शन में जो देखा गया कि 2022 के इलेक्शन में लगभग 13% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था, यद्यपि उसके पास सिर्फ एक ही सीट आई थी विधानसभा में जी। तो उसकी जो है अलग से लड़ने से ये तो होगा कि वो उस तरीके के कैंडिडेट, जैसे बहुत जगहों पे वो मुस्लिम कैंडिडेट दे रही है, खासकर जो मुस्लिम इलाके हैं, यहाँ पे इन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट, तो एक तरफ बीएसपी के भी सर्वाइवल का संकट है यहाँ पर कि बीएसपी लोकसभा चुनाव में बीएसपी कितना वोट ला पाती है, उसी से उसका भविष्य भी तय होना। बिल्कुल, तो एक बात ये भी महत्वपूर्ण है जी। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, क्योंकि दर्शक भी ये लगातार देख रहे हैं, जान रहे हैं कि हम अलग अलग प्रांतों के अलग अलग लोकसभा सीटों को लेकर न केवल चर्चा करते हैं बल्कि आपको चुनावी आंकड़ा भी बताते हैं कि यहां पर सियासी समीकरण क्या इशारा कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं और कौन सी पार्टी का कैंडिडेट यहां पर फिलहाल वर्तमान स्थिति में मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, 4 जून की तारीख का सभी को इंतजार है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि फैजाबाद लोकसभा सीट एक बहुत चर्चित और लोकप्रिय सीट में से अब एक हो गई है। चर्चा लगातार हो रही है।